सो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है दैट इज फर्स्ट हिस्ट्री इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली पीरियोडिक टेबल डिराइव कहाँ से हुआ, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें है दैट in the 19th century actually the scientists attempted to group the elements. Now why did we needed to attempt the group of element, मतलब हमें इतना ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वहां तक एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे, मतलब काफी सारे एलिमेंट्स थे जो एग्जिस्टेंस में आते गए। with time the more element were coming into existence, we were discovering more and more element. So a study of each and every element singly was not possible, कि हर एक एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज याद रखना कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट। सो वी मेड देम इनटू ग्रुप्स, कि हमने क्या किया, ट्राई किया कि उसको हम क्या करें, ग्रुप्स में डिवाइड कर दे, सो दैट वी कैन मेक द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स इजी। सो बेसिकली हमने ये जो क्लासिफिकेशंस है, जो एलिमेंट्स को लिखा है पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में, दैट इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स in order to make easier for us to study the all elements which is discovered so far. So first हम लोग लिख लेते हैं why is the classification necessary, कि इस क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, why did we needed this classification, and this classification only led to the formation of the periodic table. So first point, that it is necessary so that the study of elements becomes easier and convenient, that we can study whatever the elements and their property. And another point also we can write that it is difficult to study the properties or the property of each and every elements separately. That is why we needed a table or the grouping of the elements, which in turn led to the formation of periodic table. So this is why we discovered it. So that is was the reason that where scientists were attempting to group all these elements. And the Lavoisier was the first person to classify the elements into metal and non-metal. बट दिस वाज नॉट सफिशिएंट, कि सिर्फ एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर देना वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज मेटल में भी हर मेटल की प्रॉपर्टी एक दूसरे से वेरी होती है। मेटल जैसे कि हम अगर सोडियम और कैल्शियम को लें, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे सो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो अगर डिफरेंट बिहेवियर है मेटल्स का भी, तो सिर्फ मेटल एक पूरा क्लासिफिकेशन कर देना और वो ये बोल देना कि हर मेटल की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो वी नीडेड क्लासिफिकेशन इन मेटल एंड नॉन मेटल ऑल्सो, कि हर एक में क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ गई। So this Lavoisier was the first person who actually tried to classified that as metal and non-metal, but this was a very inaccurate or inadequate classification which led to more classification, कि यहाँ पर क्या हुआ कि और ज़्यादा classification और ज़्यादा study करने के लिए हमें और depth में knowledge चाहिए था। तो उसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। अब पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली तो फॉर्म हुआ नहीं था, वो बहुत सारे स्टेप्स में फॉर्म हुआ था। तो अब उसमें से जो सबसे पहला स्टेप आता है फॉर द क्लासिफिकेशन और फॉर द grouping of the elements in order to make their study easy, that is known as Dobinier's law of trade. अब डोबेरियर का जो लॉ ऑफ ट्रेड था, इसको भी एक स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या। तो इसके अंदर है that this was a German scientist who classified elements into set of three,
कि इसने क्या किया, 3-3 के सेट में हर एक को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। जो भी एलिमेंट थे उनको 3 सेट्स में इसने डिवाइड कर दिया। अब इनके जो 3 सेट्स थे उसको उसने नाम दिया ट्रेड्स का। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ द लॉ ऑफ ट्रेड्स। कि ट्रेड का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज़ उसने 3-3 एलिमेंट का एक सेट बनाया और हर एक सेट को एक ट्रेड का नाम दे दिया। Now, according to this scientist or according to this law, when the elements are arranged in order of increasing atomic masses, group of 3 elements is known as trade, which have similar chemical properties. तब तक पहले हुआ क्या था कि पहले एलिमेंट्स भी बहुत कम थे, तो ये ट्रेड वाला जो लॉ था वो अप्लाई होता जा रहा था कि जो भी हमने एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर किए थे उनके ऊपर हम सेट ऑफ 3 बनाते थे, एंड दिस वाज कंप्लीटली ट्रू फॉर देम कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच होनी स्टार्ट हो गई। देन the atomic mass of the middle element of the trade being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other two elements। अब इसके ट्रेड में कोई जो हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्या था? फंडामेंटल ये था कि इसका जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो भी मास रहेगा दैट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट का मास। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को कंबाइन करके इसने बोला कि इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच करती है। दे हैव ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज। अब ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी है इन सब की, बट यहाँ पर उसने बोल दिया दैट दिस इज नोन एज अ ट्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एंड इस ट्रेड के क्या इसमें रूल क्या है इस ट्रेड को बनाने का? कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मास ले लो दैट इज 7। जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज पोटेशियम, उसका मास ले लो दैट इज 39। अब 39 और 7 का एक मीन वैल्यू निकालो। तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। So 7 plus 39 divided by 2 that becomes 46 by 2 which is equal to 23, and this 23 is the mass of sodium। तो यही क्या हो गया? अरिथमेटिक मीन हमने निकाल दिया। ये किसका क्लासिफिकेशन था? तो अल्कली मेटल। नाउ वी नो दैट दिस इज अ अल्कली मेटल का सीरीज। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और भी है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो ये सारे भी अल्कली मेटल है, but in this trade it consists of only 3 metal, that is lithium, sodium, potassium, and the average mean was completely applied on this case। यहाँ पर जो भी इसने mean वाला term बोला that was classified in this case। नेक्स्ट आते हैं एक और एग्जांपल दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप में भी सेम रूल अप्लाई होगा कि दीज विल बी हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करेंगे एंड इनका जो मास होगा वो मिडिल वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी द मीन मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड। तो उसको भी चेक कर लो। यहाँ पर क्या दैट इज 40, कैल्शियम का मास 40, बेरियम का मास दैट इज 137 और उसका मीन वैल्यू नियर अराउंड कितना आ जाएगा? 88 के अराउंड आने वाला है। सो दिस विल बिकम 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअली में 137 था, बट एक्चुअल अगर लिखोगे तो इट विल बिकम 137.4 एंड दिस इज एक्चुअली 88.7। So this is 137.4. This will be cutting as 177.4 divided by 2, which will be coming as 88.7। So that is the average of calcium and barium। Average mass किसका है? स्ट्रॉन्शियम का। तो these three were also considered to be in trade। ये भी क्या ट्रेड में अप्लाइड हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप्स में क्या आ गया? तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज वेर द 3 हैलोजन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली मैच करेगी। अब यहाँ पर है 35.5, 127 एंड 80। तो इन तीनों का एवरेज, मतलब इसका और इसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का एवरेज क्या होगा? दैट विल गिव द ब्रोमीन का मास। बट यहाँ पर अगर ब्रोमीन के मास में हम लोग चेक करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ब्रोमीन का नहीं आता है। मतलब अगर चेक करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर डेविएशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो दिस इज 35.5 दैट इज फॉर क्लोरीन। आयोडीन के लिए होता है दैट इज 127 डिवाइड क्या करेंगे 2 से।
तो इन सबको ऐड ऑन कर दो, दिस विल बिकम 1 एक सेकंड 142 नहीं आएगा, 162 आना चाहिए ना, 162.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 162.5 को हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 81.25। तो 81.25 एंड 80 दे आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर अप्रोक्सीमेट, ये दोनों क्या लगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशन आ गया। यानी कि ये लॉ कुछ एलिमेंट्स के लिए तो कंप्लीटली ट्रू हुआ, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के लिए इसमें धीरे धीरे ड्रॉबैक्स आते गए, दैट दिस रूल वाज नॉट गेटिंग अप्लाइड। अब हर एक में तीन तीन का ही ग्रुप अगर करते जाएंगे तो हमारे पास अभी प्रेजेंट में टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक में 118 एलिमेंट को अगर थ्री थ्री के ग्रुप्स में ही रखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी इट। ये क्या है, बहुत छोटा तरीका है पढ़ने का। तो जैसे-जैसे बाद में एलिमेंट्स आते गए, उनकी प्रॉपर्टीज मैच होते गए, बट दिस ट्रेड वाज बिकमिंग मोर वेग एंड वेग, मतलब ये रूल जो है वो उतना कम अप्लाई होता गया। सो दिस वाज नॉट गेटिंग अप्लाइड, सो दिस वाज नॉट द करेक्ट और द फाइनल पीरियोडिक टेबल एंड दिस वाज एलिमिनेटेड। एंड अगर ये एलिमिनेट हुआ तो इसके बाद एक मिनट। हाँ, तो अगर ये एलिमिनेट हुआ तो इसके बाद क्या होगा, कोई नया साइंटिस्ट या कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा विथ अनदर लॉ, कि कोई दूसरा रूल इसके बाद आने ही वाला है। सो वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट रूल। तो दिस वाज द फर्स्ट रूल, दैट वाज डोबिनियर ट्रेड। ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप इन बिटवीन द एलिमेंट्स, कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज अगर मैच हैं तो उनको क्या करो, एक साथ रख दो, उनको इस तरीके से ग्रुप में डाल दो। बट ही फेल्ड, कि वो क्या हो गया, इसका फेलियर आ गया, कि ये जो है काफी कम एलिमेंट्स के लिए दिस इज करेक्ट, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इट वाज नॉट गेटिंग करेक्टेड। तो फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं या नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, विच वाज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, साइंटिस्ट कौन सा होगा, तो साइंटिस्ट इज न्यूलैंड हिमसेल्फ, इसी के नाम पर इस लॉ का नाम हुआ। अब ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर है, दैट इज न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इसने क्या किया, मास के बेसिस पे इनको अरेंज किया, एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, यानी कि जो भी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। तो दैट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये लॉ बोलता क्या है, अब व्हाट इज इट सेइंग, तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब भी आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, so the properties of eighth element are repetitive, or the is the repetition of the properties of the first element। ये फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी हमेशा क्या कर रही है, एक दूसरे से मैच कर रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। The repetition in the properties of the element is just like the repetition of eighth node in the octave of music। इसने एक्चुअली इसको किससे, म्यूजिक से, म्यूजिक में भी हमारे पास क्या होते हैं, 7 नोट्स होते हैं, एंड 7 के बाद द फर्स्ट नोट गेट्स रिपीटेड अगेन। सो दैट इज द सेम थिंग जो उसने यहाँ पर लिखा। जैसे कि हमारे पास म्यूजिक में 7 नोट्स क्या क्या है, तो दैट इज सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और उसके बाद क्या होता है, फिर से सा आता है, मतलब दिस कम्स हियर। तो हमारे पास 7 नोट्स है, और 7 के बाद जो भी 8th आता है, 8th इज अगेन द फर्स्ट वन। तो ही एस्टैब्लिश द सेम थिंग व्हिच इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इसने कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जैसे कि है लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। तो सोडियम जो था, सोडियम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैच कर गई लिथियम के साथ। उसी तरीके से मैग्नीशियम का मैच किया बेरिलियम के साथ। यानी कि इस तरीके से ये लॉ क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ। इसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज जो थे वो एक दूसरे से मैच होने स्टार्ट हो गए।
बट इट हैड ऑल्सो द ड्रॉबैक्स। इसके ड्रॉबैक्स क्या-क्या थे? तो इसके ड्रॉबैक में आते हैं कि यहाँ पर इसका फेलियर हुआ कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ही डिडंट लिव एनी काइंड ऑफ स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड। उसने सोचा कि इतने एलिमेंट्स हैं एंड दे आर द फाइनल वन्स, इसके बाद और एलिमेंट्स आएँगे ही नहीं। तो दिस इज़ द एंड, इतने ही एलिमेंट्स हमारे पास। जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, उनके लिए देयर इज़ नो स्पेस। तो वी विल बी राइटिंग द ड्रॉबैक्स। तो इसके ड्रॉबैक्स में है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन द ड्रॉबैक इज द he did not leave spaces for undiscovered एलिमेंट, कि अगर कोई भी इससे ज्यादा एलिमेंट आ गया तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव वहीं पर क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है। फिर ड्रॉबैक नंबर 2, कि इट ऑल्सो फेल्ड फॉर द एलिमेंट्स बियॉन्ड कैल्शियम। मतलब कैल्शियम के बाद जो भी आप हमारे हैवी मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, तो जो भी हैवी मेटल या हैवी एलिमेंट्स जो है, उसके लिए ये क्या हो गया, फेलियर हो गया। सो द यू कैन राइट दैट दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन of the elements was correct for light elements, but it failed with the heavy elements। बाद में जो भी हैवी एलिमेंट्स आए उनके लिए ये फेलियर हो गया। तो दिस वाज आल्सो द डिमेरिट। तो इसके डिमेरिट्स थे, देयरफॉर इट वाज आल्सो स्क्रैप्ड। ये भी क्या हो गया, इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो इसके बाद फिर से क्या होगा, एक नया लॉ आएगा और नया तरीका आएगा पीरियोडिक टेबल लिखने का। अब ये न्यू रूल जो है, दैट इज लिटिल बिट मैचिंग टू द लोथर-मेयर कर्व। अब इसके बाद एक्चुअली आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि डायरेक्टली मेंडलीव आ जाता है, बट मेंडलीव के पहले द लोथर-मेयर केम। अब लोथर-मेयर ने एक प्लॉट बनाया था। अब ये लोथर-मेयर का प्लॉट क्या है, तो लोथर-मेयर ने प्लॉट बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम कर्व का। तो सबसे पहले इसका प्लॉट देख लो कि इसके प्लॉट में है क्या। तो दिस इज द एक्चुअली द लोथर-मेयर प्लॉट। अब लोथर-मेयर ने प्लॉट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, या फिर अरेंजमेंट बोला कि उनकी जो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से मैच होनी चाहिए। तो देयर इज द एटॉमिक वॉल्यूम, कि ये क्या है, उनका वॉल्यूम है, एंड दिस साइड वी आर हैविंग द एटॉमिक मास, हर एक का यहाँ पर मास लिखा हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज कैसे मैच होंगी, तो जैसे हमारे पास है नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस में दैट से वी आर हैविंग नियॉन। तो नियॉन क्या है, पीक के जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट। दिस वाज सोडियम, ये यहाँ पर क्या है, सोडियम है। सोडियम के जस्ट पहले हमारे पास क्या आ रहा है, नियॉन। अब यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर हमारा क्या है, पीक है। पीक के जस्ट पहले वाला एलिमेंट कौन सा है, आर्गन। नियॉन आर्गन, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मैच होंगी। उसी तरीके से थर्ड पीक पे आओ, दिस इज व्हाट द पीक ऑफ रुबीडियम। अब रुबीडियम के पहले क्या है, दैट इज क्रिप्टॉन, दैट इज ऑल्सो अ नोबल मेटल। यानी कि इस तरीके से ये ट्रेंड क्या हो गया, कंटिन्यू फॉरवर्ड हो गया। यानी कि पीक के पहले हमें क्या मिल गया, नोबल गैस। अब नोबल गैस के थोड़ा और पहले आते हैं, नोबल गैस के अगर थोड़ा और पहले आते हैं, यानी कि पीक से सेकेंड एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन, यानी कि एक हैलोजन मिल गया। अब यहाँ पर ये पीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज क्लोरीन, यानी कि पीक से सेकेंड एलिमेंट में आ गए, दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन। और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो इसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। अब इस ग्राफ से इसने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि हमारा एटॉमिक मास के हिसाब से क्या होता है, प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है। द प्रॉपर्टीज विल बी फ्लक्चुएटिंग एज पर द एटॉमिक मास, कि आप एटॉमिक मास बढ़ाते जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, बट थोड़े टाइम के बाद द सेम प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड। आपके पीक पे वही सारी चीजें आएंगी, द पीक आर कमिंग द सेम,
पीक के पहले वाले एलिमेंट जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करेंगी, पीक के और पहले आएंगे और जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती जाएंगी। तो दिस वाज अ बिट लॉन्गर, कि ये क्या हुआ, थोड़ा इसने दूर तक सोच लिया कि ये इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया, उसको एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस ले गया। अब जो भी पीक पर आएगा उन सब की एक जैसी टेंडेंसी, पीक के पहले वाले एलिमेंट्स एक जैसी टेंडेंसी, उसके पहले वाले एक जैसी टेंडेंसी। मतलब इसने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को थोड़ा और बढ़ा दिया कि हम लोग दूर तक इस तरीके से जा सकते हैं, थोड़े और एलिमेंट्स को इसमें अटैच कर सकते हैं। जो भी लॉज थे, एक था हमारा डोबिनियर का ट्रेड, दूसरा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये सब क्या हुआ है काफी कम एलिमेंट्स के लिए अप्लाई हुए, बट दिस फॉर्मेट वेंट लॉन्गर, कि ये क्या हुआ बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट अप्लाई हो पाया। अगर ये ग्राफ समझ गए तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं स्लाइड की। स्लाइड में क्या, दैट इज लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट अगेंस्ट देयर एटॉमिक मासेस, उसके एटॉमिक मास के वर्सेस में इसने ये ग्राफ प्लॉट किया। नाउ द अल्कली मेटल्स जो कि हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट द पीक, ये सब क्या होते हैं पीक पर अकर करते हैं, ये सब क्या है अल्कली मेटल्स का कैटेगरी बन गया। देन हैलोजन वाले एलिमेंट्स, that is fluorine, chlorine, bromine, having similar properties occur at the similar position। मैंने आपको दिखाया कि ये सब क्या हो रहा है एक जैसे पोजीशंस पे आ रहे हैं पीक के जस्ट पहले वाले। उसी तरीके से noble gases like neon, argon, krypton having similar properties and were at the similar position in that particular curves। मतलब this curve we will continue on, इस कर्व को हम प्लॉट करते जाएंगे, हमें एलिमेंट्स अपने आप मिल जाएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच हो जाएगी। दैट इज व्हाई एटॉमिक मास वाज टेकन एज द बेस। मेंडलीव ने क्या लिया था एटॉमिक मास लिया था, एटॉमिक मास वाज टेकन एज अ बेस। एटॉमिक मास को बेस क्यों लिया, एज पर द लोथर मेयर्स कर्व। लोथर मेयर ने ये प्रूव किया था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली हमारा जो भी एलिमेंट है उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। So now as per this curve, the next rule comes, that is the Mendeleev's periodic table। Mendeleev ने ये periodic table बनाया and he took the base point as that of the atomic mass। and why he taken atomic mass as per the Lothar Mayer's curve, because he proved that कि हमारी properties जो है वो atomic mass के accordingly vary करती जाएंगी। So let's study something about Mendeleev also। Now Mendeleev is a Russian chemist and was the most important contributor to the early development of the periodic table। इसी ये पार्ट तो हमारा modern periodic table आ जाता है, तो he had the very good contribution in the periodic table। Now many periodic tables were made but most important one was the Mendeleev periodic table। ये जो periodic table था इसको काफी ज्यादा importance दिया गया था। उसके पहले कौन कौन से आए थे, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए थे which also failed। Then after his failure came the Mendeleev and he actually wrote 63 elements। तब तक हमारे पास जब इसने ये periodic table बनाया था only 63 elements were known and his periodic table contained all these 63 elements। मतलब ये यहाँ पर क्या हो गया काफी अच्छा establish कर दिया। बाकी जितने भी थे या तो वो 7-8 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होते थे या फिर जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हुआ हार्डली 18 एलिमेंट्स के लिए अप्लाई हुआ या 18 से भी लेस 16 एलिमेंट्स के लिए। बट ये कितने के अप्लाई हो गया 63 एलिमेंट्स जब तक नोन थे उन सब की प्रॉपर्टीज को एक जैसा एक प्लॉट पे इसने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। दैट इज व्हाई हिज पीरियोडिक टेबल केम इनटू पिक्चर। ये क्या हो गया इसके पिक्चर में आ गया। तो वी आर सीइंग this is what Mendeleev periodic table। अब this is a modified version of the Mendeleev periodic table। ये exactly नहीं है but this is a modified Mendeleev's periodic table। अब इस periodic table के अंदर क्या है, तो in this periodic table he has written oxides and hydrides। इसने क्या किया ऑक्साइड बनाए मेटल्स के या नॉन मेटल जो भी था एंड उसके हाइड्राइड्स बनाए।
अब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेसिस पे इसने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। इनके ऑक्साइड्स अगर एक जैसे हैं तो उनको एक साइड रखो, इनके अगर हाइड्राइड्स भी एक जैसे हैं तो भी उनको क्या करो, एक साथ रिप्रेजेंट करो। सिमिलरली जैसे ग्रुप 2 है तो ये क्या है, आर ओ, आर इज रिप्रेजेंटिंग सम एलिमेंट, यहाँ पर लिख भी दो, आर से हम किसी एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इफ द ऑक्साइड इज आर ओ तो उनको एक साथ रखो, एंड हाइड्राइड उसका क्या होना चाहिए, आर एच टू होना चाहिए, तब हम उसको साथ में रखेंगे। यानी कि इसने कुछ और चीजें ली। एक तो हमारा बेस था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होने के साथ साथ इसने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान दिया, जैसे कि ऑक्साइड और हाइड्राइड, उनकी ऑक्साइड हाइड्राइड एक जैसे होने चाहिए, तभी हम उनको क्या करेंगे, साथ में रख रहे होंगे। तो इसने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दिया बाकियों के कंपैरिजन में। इसने एलिमेंट्स लिए, अब इस तरीके से इसने क्लासिफिकेशन किया, यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्चुअली में इसने बनाए थे टिल ग्रुप नंबर 7, ये जो जीरो वाला ग्रुप है तब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो दिस जीरो ग्रुप वाज एडेड लेटर। ठीक है, तो ये वाला याद रखना कि दिस इज द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, दिस वाज एडेड लेटर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन मॉडिफाइड periodic table, modified Mendeleev, because this was added later. देन हमारे पास एक्टेनाइट जो है, इनका भी लेटर एडिशन हुआ था, रेयर अर्थ मेटल वेर एडेड लेट, देन दिस गैलियम, दिस वर एडेड लेट, जर्मेनियम वाज एडेड लेट, स्कैंडियम वाज एडेड लेटर ऑन। तो दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बट जो भी बाद में जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए, दे वेर हैविंग अ पोजीशन, कि उनका पोजीशन क्या था इस पीरियोडिक टेबल में, हम लोग इजीली रख पा रहे थे। दैट वाज द वन ऑफ द मेजर, you can say major, who can say benefit of this periodic table, कि इस periodic table का सबसे अच्छा जो benefit था, वो benefit ये था कि बाद में, यानी कि इस periodic table के बाद भी जितने भी elements discover हुए, they were having some position in this table, कि कुछ ना कुछ हमें positions उसको देते गए। that was the major uh, merit, you can say, that is the major merit of this periodic table। अब इस पीरियोडिक टेबल को हमने तो देख लिया, बट इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो दिस इज द फीचर विच इज मेंडलीव ट्रीटेड formula of hydrides oxide as one of the basic criteria for categorization। so एक तो था atomic mass, कि एटॉमिक मास के ऊपर तो ये चेंज होगा ही, बट उसके साथ साथ उनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के ऊपर भी इसका वेरिएशन जो है वो डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाई इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। So the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. That was the statement given by Mendeleev, which was known as Mendeleev's law of formulation of a periodic law. Now, in this periodic table, we are having vertical columns and the horizontal rows. Now, the vertical columns are termed as groups and the horizontal rows are termed as periods. So, in this, we are having in total 8 vertical columns and 7 horizontal rows. यानी कि हमारे पास क्या है, 8 groups and 7 periods in this periodic table, which was established by Mendeleev. Now he further divided these groups into two subgroups, that is A and B, जो कि इसके periodic table में आपको दिख गया होगा। That each table, यानी कि ये भी जो ऊपर में नंबरिंग हमने किया 1 2 3 4 से लेकर 8 तक, उसके नीचे क्या है, दो और क्लासिफिकेशन है। दिस इज ए क्लासिफिकेशन, दिस इज बी क्लासिफिकेशन। और यही या था इस पीरियोडिक टेबल में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद और क्या, दैट पीरियोडिसिटी एक ऐसा टर्म था जिसको इसने इस्टेब्लिश किया। अब ये पीरियोडिसिटी होता क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर सीन, बट व्हाट इज पीरियोडिसिटी, he observed that there is repetition in the properties of the elements after a certain interval, कि कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो जाती है, रिपीट होने लगती है, विच इज रेफर्ड एज periodicity. So he coined this term which is known as periodicity, that is repetition of the properties of the element after a certain interval of time, which is clearly seen in the Mendeleev periodic table. So these were the features, इन सबको हम क्या बोलेंगे, features of the Mendeleev periodic table. नेक्स्ट आते हैं
that is on the merits of the Mendeleev periodic table. इसके काफ़ी सारे benefits थे इस periodic table के, तो we will be writing one by one the merits of the Mendeleev periodic table. ठीक है, तो first merit पे आते हैं. The first merit of this periodic table is that is systematic arrangement of the elements. ठीक है, arrangement of elements. The elements in here were quite systematically arranged. So he arranged the elements in groups and periods. सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रुप और पीरियड हर एक का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया था. सो वी कैन राइट दैट ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड periods in increasing order of their atomic masses. In the increasing order of their atomic masses, this is how he has arranged. And after such arrangement, periodicity was observed. Periodicity in the properties basically was observed, which made the study of elements easier. तो target था कि that we wanted to make the study of the element easier and convenient. So this is the systematic arrangement of element which made this study easy. फिर आते हैं second point, that is he actually predicted कि कुछ elements क्या होंगे, वो discover होंगे future में, and he predicted those elements and these properties also. So next comes as the prediction of elements to be discovered in future. फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनका प्रोडक्शन हो गया. दैट इज द मेरिट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. क्या लिखेंगे, दैट ही एक्चुअली लेफ्ट सम स्पेसेस. जो कुछ कुछ स्पेसेस मैंने आपको बताया कि वो सारे हमने फिल्ड अप कर दिए, दैट इज इन द मॉडिफाइड वर्जन, बट आई हैव शोन यू कि सम ऑफ द स्पेसेस वे एक्चुअली लेफ्ट आउट एम्प्टी. तो इस पर पीरियोडिक टेबल देख लो. इसके पीरियोडिक टेबल में क्या है, जैसे ये गैलियम का पोजीशन है तो दैट वाज लेफ्ट वैकेंट. यहाँ पर इसने क्या किया, छोड़ दिया उस स्पेस को, और उसने बोला कि दिस विल बी कवर्ड अप लेटर, कि बाद में कोई एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जो यहाँ पर इस गैप को फिलअप कर देगा. उसी तरीके से जर्मीनियम, इट ऑल्सो वॉज लेफ्ट एम्प्टी, वो उसको भी उसने एम्प्टी लेफ्ट कर दिया था. तो दिस वॉज द मेरिट. तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट he left some vacant spaces in his periodic table for the elements to be discovered in फ्यूचर. फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो इन्हीं सारे स्पेसेस में रखे जाएंगे. जैसे कि एक था दैट वाज एका बोरोन, दैट इज नोन एज स्कैंडियम. जैसे एक और एग्जांपल, दैट इज नोन एज एका एल्यूमिनियम. नाउ दिस वन इज नोन एज गैलियम प्रेजेंटली. तब तक उसने बस नाम रख दिया था एका बोरोन, मतलब इससे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले मिलेंगे. एक और था हमारे पास दैट इज एका सिलिकॉन. दिस वाज नोन एज जर्मेनियम. जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था जी से. तो दिस इज जर्मेनियम. तो these were the elements which were not
founded or not discovered, but he predicted where to keep it or what will be its properties. So that was another merit. Third point पे आते हैं. So the third merit was the prediction of properties. कि जो भी एलिमेंट्स के लिए इसने वैकेंसी छोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज को भी तो इसने प्रिडिक्ट कर दिया कि वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या रहेंगी. तो वी आर गोइंग टू राइट दैट ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज such as atomic mass and formula of hydrides and oxides for the elements to be discovered in future. फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज ये रहेंगी. और कौन कौन से एलिमेंट, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम. ठीक है. फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. फोर्थ मेरिट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, दैट इज द पोजीशन ऑफ नोबल गैस. नोबल गैस को आपको देखा होगा, इसको एक सेपरेट पोजीशन जो था इजीली मिल गया था. सो दिस पोजीशन वाज गिवन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड इट वाज इजीली गिवन. ऐसा नहीं था कि उसके वजह से बाकी पीरियोडिक टेबल में कोई और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. बस साइड में एक नोबल गैस का सेक्शन जो था वो ऐड कर दिया गया था. तो वी आर गोइंग टू राइट दैट आफ्टर द डिस्कवरी of noble gases, Mendeleev placed these newly discovered elements into a separate group without disturbing the arrangement of other elements. तो उन सबको इसने डिस्टर्ब नहीं किया, सेपरेटली एक ग्रुप एस्टैब्लिश कर दिया. इन वेयर, इन द पीरियोडिक टेबल and called these group called this group as zero group, that it was named as the zero group. Okay, that is noble gases. फिर next fifth point, that is correction of some atomic masses. कि इसने कुछ डिस्कवर तो किए थे कि ये प्रॉपर्टीज हो सकते हैं कुछ आने वाले एलिमेंट के लिए, उसके साथ कुछ एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक मासेस गलत थी उसको इसने करेक्शन भी किया था. दैट इज करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट, उनका करेक्शन हुआ था. सो लेट्स राइट इन डिटेल कि मेंडलीव corrected the incorrect atomic masses of some of the elements such as gold, platinum, etc. सो इसके वजह से इसने क्या किया, उनके करेक्शन किए. करेक्शन करने के बाद उनको अपने पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर पोजीशन दिया. कंटिन्यू ऑल्सो gold, platinum, etc. And that's why he placed
gold after platinum in his periodic table। तो उसी के अकॉर्डिंग इसने पोजीशन जो है वो दिया था, क्योंकि इसका मेन फंडामेंटल क्या था, दैट इज एटॉमिक मास। He arranged the element in the form of their atomic masses। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इसने सब कुछ प्लेसमेंट किया था, बट प्लेसमेंट करने के साथ करेक्शंस भी किए, दैट इज फॉर गोल्ड एंड प्लैटिनम इसमें करेक्शन हुआ था। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था, सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम डिमेरिट्स आल्सो, कि इतने सारे मेरिट्स थे बट it will be having some demerits also। So moving on to the demerits of the Mendeleev's periodic table। अब Mendeleev periodic table में सबसे पहला जो डिमेरिट आता है वो आता है आइसोटोप्स की वजह से, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उन सबके मास नंबर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो अगर सबका मास नंबर अलग है, जैसे कि हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन इटसेल्फ, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्योंकि हाइड्रोजन 1 1, ड्यूटेरियम 1 2, ट्रिटियम 1 3। तो इन तीनों को एक सेपरेट पोजीशन मिलना चाहिए, बट ओनली हाइड्रोजन वाज गिवन पोजीशन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम वाज नॉट गिवन एनी पोजीशन। बट ये तो है मास के बेसिस पे, तो जितने भी मास आप सेपरेट करते हो उन सब के पोजीशंस आपको देने होंगे पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर डिफरेंट एलिमेंट, इट इज नॉट दैट ऑफ द सेम एज हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंगली तो मतलब यही होता है, बट ऑब्वियसली इन सबको स्पेस नहीं दिया गया था, तो दैट वाज अ डिमेरिट, कि all the isotopes of an element was not given position in the periodic table। So this is the position of isotope। So we are going to write that isotopes are the species having same atomic number but different atomic masses। इनके atomic mass क्या होते हैं, different होते हैं। So according to Mendeleev periodic law, the various isotopes should be considered as different elements and therefore they should be given separate positions। इन सबको क्या होना चाहिए, सेपरेट पोजीशंस मिलना चाहिए इन द पीरियोडिक टेबल, बट मेंडलीव ऑब्वियसली डिड नॉट अरेंज देम, कि उसने क्या किया, ऐसा कोई अरेंजमेंट किया नहीं था, तो विच इज अ ड्रॉबैक, कि दीज वेर नॉट गिवन एनी पोजीशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वन, दैट इज सम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया, कुछ लोअर एटॉमिक मासेस को पहले बाद में रख दिया, और पहले क्या रखा, हायर एटॉमिक मासेस, मतलब उसके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट खुद ही आ गया, दैट इज एंड राइट प्लेस्ड atoms with lower atomic masses later and the higher atomic masses before, जिनके एटॉमिक मास कम थे उसको बाद में रखा, और जिसके एटॉमिक मास ज्यादा थे उनको
पहला डिमेरिट कि उसने जो रूल बोला था दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास होना चाहिए था, बट उसने क्या किया, वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर रख दिया एटॉमिक मासेस का। सो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज मेंडलीव placed some of the elements having lower atomic masses after the elements whose atomic masses were higher, and this violated his own law। उसका लॉ खुद ही क्या हो गया, उसे ने वायलेट कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है आर्गन एंड पोटाशियम। आर्गन का मास जो होता है दैट इज 40 और पोटाशियम के लिए होता है 39, बट पोटाशियम इज प्लेस्ड लेटर एंड आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर इन द पीरियोडिक टेबल। वो आप देख भी सकते हो। तो लेट्स मूव टू द पीरियोडिक टेबल जो हमने देखा था। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे, इसको चेक करना है पोटाशियम को और आर्गन को। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ आर्गन एंड आर्गन क्या है, पहले है, इसका मास कितना है 39.9 अप्रोक्सीमेटली 40, and potassium it has a mass of 39.12 and it is placed later। होना क्या चाहिए था, पोटाशियम पहले और आर्गन बाद में। तो ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हर एक में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट में डिफाइन भी किया है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो 1 है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, एटॉमिक नंबर, और ये जो नीचे में 1.088 है ये क्या है, एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक में उसी तरीके से लिखा हुआ है। दिस इज बोरोन, बगल में जो नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, और नीचे में जो 10.8 है वो क्या कर रहा है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डिमेरिट को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दिस इज वन इज आर्गन एंड पोटाशियम। उसी तरीके से और भी थे, एक था कोबाल्ट निकल। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल दैट इज कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का जो मास था दैट इज 58.93 एंड निकल का मास होता है दैट इज 58.71। तो दिस इज डिफरेंट, को नीचे ही लिख दो 40 एंड 39। तो अकॉर्डिंगली उसने अपने ही रूल को या अपने ही लॉ को वायलेट कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज अनदर डिमेरिट। नेक्स्ट आते हैं दैट इज ऑन द थर्ड demerit of the Mendeleev periodic table, that is placement of dissimilar elements in the same group। सेम ग्रुप में डिसिमिलर एलिमेंट्स का इसने प्लेसमेंट कर दिया था। जैसे कि लोग देखने वाले हैं डिटेल में, दैट इज मेंडलीव placed noble metals like copper, silver and gold in the same group with alkali metals। अब एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। नोबल मेटल क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल को आप सेम ग्रुप में तो नहीं रख सकते। नोबल मेटल मतलब दे आर लेस रिएक्टिव, और अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम पोटाशियम तो एक साथ रहेगा, लेकिन सोडियम कॉपर के साथ नहीं रह सकता, पोटाशियम उसी तरीके से एजी के साथ नहीं रह सकता। तो दिस इज नॉट मैचिंग। तो उसने अनमैचिंग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को या अनमैचिंग प्रॉपर्टीज वाले मेटल्स को साथ में रख दिया। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट विथ द अल्कली मेटल्स, although there is no resemblance
इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से अलग है, फिर भी उसने इसको साथ में वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया था, तो इट वाज वायलेशन, दिस वाज नॉट एज पर द रूल। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द फोर्थ डिमेरिट, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज सेपरेटली, कि उसने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, सेपरेटली प्लेस कर दिया, विच इज नॉट करेक्ट अगेन। तो नेक्स्ट इज प्लेसमेंट ऑफ elements having similar property separately, इनको separately place किया गया। डिटेल में दैट इज, जैसे कि नोबल मेटल्स में आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर गोल्ड इज सिमिलर टू प्लैटिनम। इन तीनों को ही तो नोबल मेटल कंसीडर करते हैं, सिल्वर गोल्ड है तो प्लैटिनम भी लेस they have been placed far away in the Mendeleev's periodic table। इनको क्या कर दिया, काफी ज्यादा डिफरेंट रख दिया इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगेन इट इज वायलेशन, कि आप सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को सेपरेटली प्लेस नहीं कर सकते, उनका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, साथ में ही होना चाहिए। तो दिस इज अगेन अ डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देन फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ 3 elements टुगेदर। आपको दिखा होगा कि हर एक ग्रुप को हमने क्लासिफिकेशन बोला था 2, यानी कि जैसे ग्रुप 1 है तो उसमें ए एंड बी सेक्शन बना, ग्रुप 2 बना तो उसमें भी ए और बी, बट ग्रुप नंबर जो 8 है उसमें 3 सेक्शन है, दैट इज 3 elements वेर प्लेस्ड। तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, जब यू आर डूइंग द क्लासिफिकेशन एंड हर ग्रुप में आपने 2 डिविजन किए, सो वाई इन अ वन ग्रुप यू हैव डन 3 डिविजन्स, so that is also a drawback of the Mendeleev periodic table। ठीक है, तो the fifth one is placement of 3 elements together in the periodic table। So Mendeleev placed 3 elements such as iron, cobalt, nickel together in the same group just in order to show their similar chemical प्रॉपर्टीज। इसका कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि बाकी सब में इसने क्या किया, 2 2 को रखा, लास्ट वाले में 3 को साथ में रख दिया। तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।